नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए प्रथम सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। ये जो मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर है पिछले 2 वर्षों के जितने भी यूपी के विश्वविद्यालय थे उन सभी पेपरों को एनालाइज किया, उसी के आधार पर आज की क्लास कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका कल पेपर लगा हुआ है JNCO का जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया का। बलिया के विश्वविद्यालय का मैंने मॉडल पेपर ऑलरेडी जो है शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर रखा है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं। नहीं तो आज की क्लास के माध्यम से हम सबसे पहले इस मॉडल पेपर को आप लोग के समझ रख रहे हैं, इसको यहाँ से हम दिखाएंगे, जो कि बलिया विश्वविद्यालय का पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका कराया गया था, तो इसको देख लीजिए कि कौन कौन से इसमें के क्वेश्चन जो है कि पूछे गए थे पिछले साल। और जितने भी विश्वविद्यालय थे यूपी के, उन सभी विश्वविद्यालय के पेपरों को एनालाइज किया और वे सभी प्रश्न इसी जो है मॉडल पेपर के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है, यही यदि आप मेरा जो है पूरा कंप्लीट वीडियो देख लोगे तो आपका जो है 80 से 90% गारंटी है कि पेपर आपका इन्हीं से फंसेगा। अन्य कोई भी क्लास आपको लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिएगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से बीए प्रथम सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के हम क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर को हम सोल्व करवा रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में सेशन को 200 बार भी शेयर करेंगे, जिससे सभी विद्यार्थी सभी प्रश्नों को देख ले, रट ले, क्योंकि कल यही आपके पेपर में जो है छपने वाले हैं। पेपर आपका एंशिएंट हिस्ट्री का है। इसमें आपको पढ़ना है ईयरली जो है सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया एंड जो है वर्ल्ड, मतलब जो है आपको जो है सिविलाइजेशन पढ़ना है, सभ्यता पढ़ना है, किसकी? भारत की पढ़ना है, और वर्ल्ड की मतलब जो है संसार की पढ़ना है। ठीक है, तो चलिएगा आपका जो है JNU जो कि बलिया विश्वविद्यालय का पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। सबसे पहले बलिया विश्वविद्यालय का पेपर देख लीजिए। सेक्शन ए में टोटल आपके 5 क्वेश्चन आपके पूछाएंगे बलिया विश्वविद्यालय में, 3-3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 15 आपका जो नंबर सेक्शन ए से आपका क्लियर होगा। इसके बाद आपके जो यूनिट बाई यूनिट आपके कुछ क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे कि पहला आपका क्वेश्चन को आप चाहे तो जो है यहाँ से नोट कर सकते हो, वैसे तो इन सभी प्रश्नों को उत्तर भी हम लेके आए हुए हैं, अभी हम आपको कराएंगे। केवल आप पेपर इसको देख लीजिए, अभी मेरे शॉर्ट वीडियो में आप जाकर इस मॉडल पेपर को आसानी से देख सकते हो, या फिर टेलीग्राम पर इसका PDF अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ से इसकी PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारे क्वेश्चन हैं पिछले साल जननायक बलिया विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर के। ये सारे क्वेश्चन सभी विश्वविद्यालय में रिपीटेड आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी विश्वविद्यालय कॉमन क्वेश्चन आपके रहे हैं। तो यहाँ से हम पूरी क्लास आज के माध्यम से करा रहे हैं। क्लास के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी प्रश्नों को हम इसी जो है क्लास में लेके आए हुए हैं। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन देखिएगा कि वैदिक साहित्य क्या है। वैदिक साहित्य क्या है, उसके बाद है वेदांग साहित्य क्या है, उसके बाद है वैदिक धर्म क्या है, वैदिक सभ्यता भी वैदिक धर्म दोनों एक ही चीज़ है। फिर है मेसोपोटामिया सभ्यता से आप क्या समझते हो। उसके बाद है नील घाटी सभ्यता, इसको भी समझाइए। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले वैदिक साहित्य क्या है, इसको समझ लीजिए। वैदिक साहित्य क्या है? वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं। ठीक है, 4 वेद हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक और जो उपनिषद इसमें जो है शामिल है। ठीक है, 4 वेद कौन कौन से हैं? कहोगे जो है ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और जो अर्थवेद है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वेद क्या है, वेद क्या है, और जो है चारों वेदों का उल्लेख कीजिए। वेद कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है सामवेद, तीसरा होता है यजुर्वेद, चौथा होता है आपका अर्थवेद। ठीक है, अब वेद साहित्य की अब यहाँ से श्रेणी आप देख लीजिए। जैसे कि जो है संहिता को, जो कि या जो है वेदों के जो है मंत्रों का संग्रह है। इसमें आपके जो है जो कि ऋग्वेद है, जो कि वेदों के जो है प्रकार हैं। जैसे कि ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद में जो है इसमें भजन और मंत्र है, और इसे जो है सबसे प्राचीन वेद जो है माना जाता है। आपके जो वेद है, सबसे जो पुराना वेद है कौन सा, कहोगे ऋग्वेद है। उसके बाद जो है सामवेद है, इसमें जो है मंत्र गे है, इसे जो है गाया जाता है जो कि भगवान की स्तुति करने के लिए। उसके बाद है इसमें यजुर्वेद, जो कि इसमें जो है यज्ञों से संबंधित इसमें मंत्र है जो यज्ञ में जो है कहे जाते हैं, ये सब इसमें जो है शामिल है। उसके बाद आता है अर्थवेद। इसमें जैसे कि जादू टोना औषधिया, जैसे कि जो है सांप वाप काट लेता तो जो झाड़ फूक किया जाता है, सभी इसी से जो है अर्थवेद से ही संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद है ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ या जो है वेदों के साथ जुड़े हुए ग्रंथ हैं, जो यज्ञों और अनुष्ठानों की जो है व्याख्या करते हैं। उसके बाद है आरण्यक क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आरण्यक क्या है। तो ये जो है वन में रहने वाले, जो वन में लोग रहते थे उनके लिए है।
इसमें जो है दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर जो है चर्चा की गई है। उसके बाद है उपनिषद क्या है, इसे जो है वेदांत भी कहा जाता है। यह जो है दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों पर जो है आधारित है, जो कर्म, आत्मा, मोक्ष की अवधारणाओं की जो है व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि वेद किसे कहते हैं, वेद को जो है उल्लेख कीजिए सभी वेदों का, या फिर पूछ सकता है अरण्यक क्या है, या फिर उपनिषद किसे कहते हैं, और वेदांग किसे कहते हैं। तो इस तरह से एग्जाम में शॉर्ट में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो यही आपको उत्तर उसका लिख के आना है। तो वेदांग क्या है, वेदांग की हम बात करें तो वेद के जो है अर्थ को समझने के लिए 6 जो है सहायक विषय हैं, जैसे कि शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त और जो है कल्प। इसी को हम वेदांग कहते हैं। वेदों का जो है अंग, वेदांग क्या है, यदि हम वेदांग को यदि हम शाब्दिक अर्थों में देखें तो वेदांग को जो है वेद प्लस अंग लिख सकते हैं। तो वेदों के जो अंग है उसी को हम वेदांग कहते हैं। ठीक है, अब वेदांग क्या है, ये कितने इसके प्रकार होते हैं समझ लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो वेदांग क्या है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि वेद प्लस अंग अर्थात जो है वेद अंग। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वेदों के जो अंग होते हैं उसी को हम वेदांग कहते हैं। ठीक है, वैदिक जो है शिक्षा को 6 भागों में जो विभाजित किया गया है, जिसे हम वेदांग कहते हैं। वैदिक जो शिक्षा है उसको 6 भागों में विभाजित किया गया। एक है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा आपका छंद है, आपका छठा जो है ज्योतिष है। तो ये क्या है, 6 जो है विषय जो है वेदांग है, इन्हीं को वेदांग जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से वैदिक धर्म क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बनेगा। वैदिक धर्म जो कि एक प्राचीन भारतीय धर्म था, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व में इंडो यूरोपीय भाषाई लोगों के भारत आने के बाद अस्तित्व में जो है आया था। या जो है हिंदू धर्म का अग्रदूत था, मतलब जो है हिंदू धर्म का ही अग्रदूत था ये। और इसका नाम जो है वेद नामक पवित्र ग्रंथ के संग्रह पर जो है आधारित है। वैदिक जो धर्म है ये वेद के जो है नाम पर जो है आधारित है, जिसका अर्थ होता है कि ज्ञान। जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। या जो है धर्म, यज्ञ मतलब बलिदान, और देवताओं की पूजा पर जो है कह सकते हैं जो धर्म था, वैदिक जो सभ्यता था उस पर केंद्रित था। जैसे कि अग्नि देवते की जो है पूजा की जाती थी, इसमें इंद्र की जाती थी, और सूर्य देवता की पूजा इसमें जो है की जाती थी। ठीक है, इसके बाद हम विशेषता की बात करें वैदिक कल्चर की, फिर वैदिक धर्म की, जैसे कि इसमें जो है धर्म ग्रंथ है। तो वैदिक जो है धर्म ग्रंथों के या फिर वेदों के संग्रह पर आधारित था, जिसमें जो है ऋग्वेद था, सामवेद था, यजुर्वेद था और अर्थवेद इसमें जो है शामिल था। यदि हम जो कि बहुदेववाद की बात करें तो इसमें देखो, इसमें जो है जो कि एक बहुदेव धर्म था ये, जिसमें जो है अग्निदेव, इंद्रदेव, सोमदेव, वरुण देव और सूर्य जैसे जो देवताएं थे, इनकी जो पूजा इसमें की जाती थी। उसके बाद है यज्ञ और जो बलिदान, ये भी इसकी विशेषता है। तो देवताओं को जो है प्रसन्न करने के लिए, उसका आशीर्वाद जो है प्राप्त करने के लिए लोग जो है यज्ञ करते थे। बलिदान एक भी इसमें एक महत्वपूर्ण जो है अनुष्ठान था, जिसमें जो है अक्सर जानवरों और अन्य जो है वस्तुओं की बलि जो है दी जाती थी। उसके बाद है अगली विशेषता, आधुनिक जो है हिंदू धर्म से संबंध। तो वैदिक धर्म को आधुनिक हिंदू धर्म के विकास में एक प्रमुख परंपरा जो है माना जाता है, और कई वैदिक जो है प्रथाओं को आज भी हिंदू धर्म में देखा जा सकता है। उसके बाद है आत्मा की जो है एकता। तो वैदिक धर्म में आत्मा की एकता पर जो है विशेष जोर दिया गया है। यह विचार की सभी प्राणियों के भीतर एक ही आत्मा जो है निवास करता है। ठीक है, क्योंकि वैदिक धर्म में जो है इसमें जो है कह सकते हैं एक चीज पर जोर दिया गया है। किस पर जोर दिया गया है, आत्मा की एकता पर। इसमें कहा गया कि सभी प्राणियों में वही आत्मा जो है निवास करती है। फिर यहाँ से अगला जो आपका क्वेश्चन आ चुका है कि वैदिक काल क्या है। वैदिक काल या फिर जो है वैदिक जो है कल्चर, फिर वैदिक जो है सभ्यता। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वैदिक सभ्यता क्या है। वैदिक सभ्यता पूछे या फिर वैदिक काल पूछे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो वैदिक काल जो कि प्राचीन भारतीय संस्कृत का एक जो है कालखंड है, जब वेदों की जो है रचना हुई थी। ये क्या है, भारतीय संस्कृत का एक जो है कालखंड है, जब वेदों की रचना हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ था, और इस सभ्यता की जानकारी वेद जो है वेदों पर आधारित है। मतलब जो है वे जो वैदिक काल है, इसकी जो जानकारी हमको मिलती है वे वेदों से मिलती है इस सभ्यता के बारे में। ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो है वैदिक सभ्यता जो है कहा गया है इसको, क्योंकि इसकी सारी की सारी जो जानकारी हमको वेदों से मिलती है, इसलिए इसको जो है वैदिक सभ्यता का नाम जो है दिया गया था। वैदिक जो है काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक रहा,
उसके बाद दूसरा बांटा गया इसको उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से लेकर 600 से पूर्व में जो इसको जो है बांटा गया था। अब यहाँ से वैदिक सभ्यता, जो कि इसमें वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, तो हम दोनों यहाँ से हम इसके भागों को समझेंगे, दोनों कालों को समझेंगे। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो लगभग 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक जिसको माना जाता है। इसमें क्या था, यह जो है वैदिक काल का प्रारंभिक जो चरण था, ये क्या था, ये प्रारंभिक जो चरण था, जिसमें जो मुख्य रूप से जो है जो ऋग्वेद था उसकी रचना हुई थी। ठीक है, उसके बाद समाज जो है कबीलों में जो संगठित था। इस काल में, ऋग्वैदिक काल में समाज क्या था, कबीलों में जो संगठित था, कबीलों में रहता था, और लोग जो है मुख्य रूप से देहाती जीवन जीते थे। कैसे जीते थे, देहाती जीवन जीते थे, गांव का जीवन जो है जीते थे। और जो है इस समय इंद्र, अग्नि जैसे जो देवी देवता थे उनकी जो पूजा की जाती थी। उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल, जो कि इसका दूसरा चरण था, जिसमें जो है बाद में 3 वेद और इसमें जो है लिखे गए, या फिर उसकी कह सकते हो रचना हुई है, जो कि सामवेद, यजुर्वेद और जो अर्थवेद। समाज में जो है महत्वपूर्ण बदलाव आए इस काल में, और जैसे कि राजाओं का जो है प्रभाव बढ़ा, और वर्ण व्यवस्था का जो है जटिल, कह सकते हो अधिक जटिल हुई है। और इस काल में यज्ञ कर्मकांडों का महत्व बढ़ा, जादू टोना व जो है तंत्र मंत्र जैसे जो लौकिक विषय हैं उस पर भी जो है आधारित जो अर्थवेद हैं उसकी रचना हुई। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन इसमें है कि मेसोपोटामिया ये क्या है, इसको समझ लीजिए। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो मेसोपोटामिया क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। मेसोपोटामिया जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, मेसो प्लस पोटामिया। मेसो का अर्थ होता है बीच। मेसो का मतलब क्या होता है, मेसो का मतलब होता है बीच, ठीक है। और पोटामिया का अर्थ होता है नदी। मतलब हम इस तरह कह सकते हैं कि नदी के बीच की जो क्षेत्र है, नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इसी को हम मोटो जो है कह सकते हो मेसोपोटामिया सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, जो ये 2 नदियां कौन सी थी, ये जो है जो नदियां थी दजला और फरात, इनके बीच में जो है धरती पर इंसान जो है जो रहते थे, वहीं की ये सभ्यता है। उसी सभ्यता के जो है पहले शहर जो है बसे थे, उसी को मेसोपोटामिया जो है कहा जाता है। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि नील घाटी सभ्यता क्या है, इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो है प्राचीन मिस्र की सभ्यता है। ये क्या है, प्राचीन मिस्र की सभ्यता है जो नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। यह जो है सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है और विकसित सभ्यताओं में से एक जो है मानी जाती है। तो इस तरह से आपको इसके बारे में आपको लिखना है। यदि हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो ये जो सभ्यता है ये नील नदी के किनारे जो आधुनिक मिस्र और सूडान के क्षेत्र में है वहाँ पर जो स्थित है। इसके यदि हम समय की बात करें सभ्यता की, तो लगभग जो है 3100 ईसा पूर्व में शुरू होकर के कई हजार वर्षों तक जो सभ्यताएं चली। इसके महत्व की बात करें यदि हम, तो नील नदी की जो है नियमित बाढ़ से कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी जो है मिलती थी, जिससे फसल जो है अच्छी होती थी। उसके बाद इसके हम कल्चर की बात करें तो मिस्र के लोग पिरामिड, मंदिर और अन्य जो है भव्य इस जो है स्थापत्य कला के लिए जो प्रसिद्ध थे। इसके हम लिपि की बात करें तो हायरोग्लिफिक्स नामक जो है चित्रलिपि का जो है प्रयोग इसमें करते थे। धर्म की बात करें, ये जो है इसमें बहुदेववादी थे और जिसमें जो है प्रमुख जो देवता थे सूर्य देवता थे। ठीक है, इनकी जो पूजा की जाती थी। तो नील घाटी सभ्यता में मानव इतिहास में कला, विज्ञान और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जो है योगदान दिया है। अब यहाँ से नील नदी के किनारे जो है मिस्र की सभ्यता का जो है विकास हुआ था। तो यहाँ से इसको आपको समझाना है। जैसे कि नील नदी को जो है मिस्र की जो है वरदान कहा जाता है, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का जो है विकास हुआ था। और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग जो है 6650 किलोमीटर है। यह पूर्वी अफ्रीका से उत्तर और जो कि मेडिटेरियन तक जो है दायरे में जो है फैली हुई है। और जो है नील की 2 जो सहायक नदियाँ थी, ठीक है, जिसमें जो है व्हाइट नील और जो है ब्लू नील। और मिस्र की जो है प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की बहुत ही बड़ी भूमिका मानी जाती है। नील नदी को इसीलिए जो है मिस्र का वरदान जो है कहा जाता है। नील नदी को मिस्र का वरदान किस लिए कहा जाता है, क्योंकि मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है मानी जाती है, इसीलिए इसको
मिस्र का जो है वरदान भी जो है कहा जाता है। ठीक है। और जो है नील अफ्रीका में जो है बहने वाली एक नदी है जिसके साथ अनेक जो है इतिहास पौराणिक कथाएं जो है जुड़ी हुई है। तो इस तरह सबको इसके बारे में आपको लिखना है। अब यहाँ से कुछ और भी हमने क्वेश्चन ऐड किया है, जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करना। देखो, प्राचीन इतिहास को जानने के बहुत सारे स्रोत हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत हैं, कुछ विदेशी जो यात्री आए हैं उनके माध्यम से हम पहले के इतिहास को जान सकते हैं। तो इसको यहाँ से हम समझेंगे। तो सबसे पहले इतिहास क्या है और इतिहास के स्रोत क्या है जानने के, क्योंकि इतिहास आप लोग लिए हुए हैं सब्जेक्ट, तो इतिहास क्या होता है इसको जान लेना काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है आपसे कि इतिहास क्या है। तो इतिहास क्या है सबसे पहले इसको जान लीजिए आप। ठीक है, इतिहास एक जो कि बड़ी कहानी की किताब की तरह है। इतिहास क्या है? इतिहास जो कि बड़ी कहानी की किताब की तरह है, जो हमें अतीत के बारे में बताता है। मतलब अतीत के बारे में बताने का मतलब यह है कि हम हमसे बहुत हजार पहले वर्ष जो व्यक्ति रहते थे उनके बारे में हमको बताता है। उनका जीवन कैसा था, वे कैसे रहते थे, उस समय का जो है भोजन क्या था, व्यवसाय क्या थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में हमको इतिहास जो है जानने में जो है मदद करता है, फिर उसकी हमको जानकारी देता है। ठीक है, कौन कौन सी जानकारी देता है, जैसे कि लोगों ने जो है उस समय क्या किया, वे कैसे रहते थे, और बहुत पहले जो है घटी घटनाएं जो है हमको बताने का जो है प्रयास इतिहास करता है। यह है इतिहास। ठीक है, यह सब समझने के बारे में है कि हम जो है कहाँ से आए हैं और जो है हम ये सभी कहानी जो है कहाँ मिलेंगी। खैर, इस तरह के जो है हम अपने परिवार के अतीत के बारे में जानने के लिए, जैसे कि हम अपने परिवार के अतीत के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि अपनी जो दादा दादी हैं, ठीक है, भाई बाबा हैं, उनसे हम पूछते हैं। ठीक है, कि उनके पापा कौन थे, उनके पापा के पापा कौन थे, उनका क्या नाम था। तो इस तरह से हम जो है पूछते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जो इतिहासकार हैं इतिहास के बारे में जानने के लिए विभिन्न स्रोतों का उपयोग करते हैं। ये स्रोत जो है पुराने पत्र हो सकते हैं, डायरी हो सकते हैं, पेंटिंग हो सकते हैं, कलाकृतियाँ हो सकती हैं, इमारतें हो सकती हैं, फिर जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चल रही जो कहानियाँ हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इतिहासकार हमको बताने का यही प्रयास करता है, जैसे कि जो घटनाएं हुई हैं, पहले जो लोग रहते थे तो उन्होंने बहुत सारे सिक्के चलवाए, उन्होंने जो है शिलालेख लिखवाए। ठीक है, तो वे जो खुदाई के माध्यम से जो हमको प्राप्त हुए हैं इतिहासकारों ने, तो उसमें जब संवत देखा तो उस समय के जो जीवन उनका कैसा था, वे लोग क्या करते थे, व्यवसाय उनका क्या था, तो उसके बारे में हमको जो है इतिहासकार यही चीज़ हमको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये जो शुरुआत की तरह है जो हमें जो है ये जोड़ने में मदद करते हैं कि अतीत में जीवन कैसा था, जो इतिहास के मूल रूप से इन स्रोतों या फिर जो स्रोतों का उपयोग करके अतीत का अध्ययन जो है। ठीक है, अब यहाँ से प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत की हम बात करें, जो कि प्राचीन जो इतिहास है उसको हम कैसे जान सकते हैं, तो बहुत सारे इसके स्रोत हैं, जैसे कि साहित्यिक स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत में जैसे कि बहुत जो है वेद लिखे गए हैं उस समय के, क्योंकि वेद आज तो लिखे गए नहीं हैं, वेद बहुत पुराने लिखे गए हैं। पुराण है, महाकाव्य है, बौद्ध और जैन ग्रंथ हैं। तो उस समय जब ये लिखे गए हैं तो उस समय का जो जीवन था, लोग कैसे रहते थे, तो उस समय के जीवन का जो है वर्णन करते हैं। ठीक है, तो हमको जो अतीत में जो घटनाएं हो गई हैं, जो उनका जीवन था वैसा, तो उस काल के बारे में हमको जानकारी ये साहित्यिक स्रोत के माध्यम से पुराण, वेद, महाकाव्य, बौद्ध ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ, ये सब हमको जो है जानकारी देते हैं, जो समाज, धर्म, दर्शन के बारे में जानकारी जो है प्रदान करते हैं। वही हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें, इसमें आपका अभिलेख, स्मारक, सिक्के, कलाकृतियाँ और उत्खनन से प्राप्त वस्तु, जैसे कि उस समय के जो राजा हुए हैं तो उन्होंने जो है बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, स्मारक जो है बहुत सारे बनवाए, सिक्के चलवाए, कलाकृतियाँ बनवाई जैसे कि मूर्तियाँ वगैरह। तो कोई भी आज जो मूर्तियाँ बनती हैं तो उस पर जो है पीछे लिख देते हैं कि इस सन में इसका जो है निर्माण हुआ है। अभी कोई जब सिक्का बनता है तो उसके पीछे सन पड़ा रहता है, आप चाहे देख लीजिए। तो पहले के भी जो राजा हुए हैं तो वे भी तो यही चीज़ करते रहे होंगे, तो वे भी अपना जो इस पर सनवत डलवा देते थे। तो हम जब उनके बारे में, जब वे सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं इतिहासकारों को, तो उनके माध्यम से जो इतिहासकार हैं ये सब अपने जो है कह सकते हो अंतरात्मा से, अपने चिंतन से, अपनी जो है कह सकते हो बुद्धि से, बुद्धि का प्रयोग करके उस समय के जीवन के कैसा था उसका एक अनुमान लगाकर हम लोगों को जो है एक बुकों के माध्यम से पुस्तकें बनाई, उसको लिखा है। तो इस माध्यम से जो है हम लोग पढ़ते हैं कि उस समय का जीवन कैसा था लोगों का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है
जो कि प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, या तो पूछेगा कि साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए, या फिर पूछेगा कि पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो साहित्यिक स्रोत में आपको जो है वेद लिखना है, पुराण लिखना है, महाकाव्य लिखना है, बौद्ध ग्रंथ लिखे गए उस समय के, जैन ग्रंथ जो लिखे गए हैं, उससे हमको उस समय की जानकारी मिलता है कि उस समय के जीवन जो है कैसा था लोगों का। वही तो यदि पुरातात्विक स्रोत पूछेगा एग्जाम में, तो आपको अभिलेख लिखना है कि पुरातात्विक में जैसे कि अभिलेख उस समय के लिखाए गए जो राजा के माध्यम से, जो स्मारक थे, जो सिक्के चलवाए गए, जो कलाकृतियाँ थी उस समय की, और उत्खनन से जो प्राप्त वस्तुएं, जो खुदाई से जो प्राप्त वस्तुएं हैं, ये सब हम साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत जो है आती हैं, जो भौतिक साक्ष्य प्रदान करते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे कि उस समय के जो है जो लोग जो है एक देश से दूसरे देश जो यात्रा करते थे, तो वे उस समय जो लेखक थे, जो विदेशी यात्री थे, तो वे भी जो है अपने अनुभव या फिर डायरियों में कुछ ना कुछ लिखे हैं। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाता है, तो खासकर जो लेखन वाला व्यक्ति होगा, इतिहासकार होगा, या फिर जो है कह सकते कोई लेखक होगा, तो वहाँ की कल्चर के बारे में जरूर लिखता है। तो उस समय के जो लेखक हुए हैं, जो यात्री हुए हैं विदेशी, तो उन्होंने भी जो है प्राचीन जो इतिहास है इसके अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन की आपको जो विवेचना करना है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको भैया हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता पूछे फिर सिंधु घाटी सभ्यता पूछे, दोनों एक ही चीज है। उसके बाद वैदिक संस्कृत के धार्मिक जीवन पर आपको प्रकाश डालना है। फिर है महाकाव्य युग के जो है सामाजिक जीवन पर आपको प्रकाश डालना है। फिर है मेसोपोटामिया सभ्यता के धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन, हम दोनों यहाँ से करा देंगे। उसके बाद है सुमेरियन सभ्यता, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी को देखिए। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और सिंध सरस्वती सभ्यता, इसको 3 नामों से जाना जाता है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता पूछे, या फिर हड़प्पा सभ्यता पूछे, या फिर सिंधु सरस्वती सभ्यता पूछे, आपका आंसर वही रहेगा, सेम ही। ठीक है, 3 नामों से उनको जाना जाता है। इससे जो कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता भी जो है कहा जाता है, क्योंकि यह जो है सिंधु नदी के किनारे जो है विकसित हुई थी ये कल्चर। सिंध सरस्वती सभ्यता का नाम सरस्वती जो है नदी के किनारे, इसके महत्वपूर्ण जो है स्थलों के कारण भी जो है दिया गया था। और इस सभ्यता के कई जो है स्थल सरस्वती नदी के किनारे या उसके आसपास जो है पाए गए, जो अब जो है विलुप्त हो चुकी है। इसलिए इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जो है जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता क्या है? यह नाम जो है हड़प्पा नामक स्थान से जो है लिया गया है। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? इसमें एक हड़प्पा नामक एक स्थान था, तो सबसे पहले हड़प्पा की जो खोज की गई, अभी पहला स्थान है, इसीलिए जो इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता जैसे कि जो है नाम से स्पष्ट है कि नदी और जो है सरस्वती दोनों नदियों के किनारे इसका फैलाव को जो है दर्शाया गया है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, या जो है नाम सिंधु नदी के किनारे, इसके जो है विकास को दर्शाता है। तो अब सिंधु घाटी सभ्यता क्या है इसको समझ लीजिए, इसका समय क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जो विद्वान हैं इनके जो मतभेद थे, क्योंकि बहुत सारे विद्वान इसका काल समय भिन्न भिन्न मानते हैं। जैसे कि यहाँ से राजबली पांडे महोदय ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उदय हुआ है ये लगभग 4000 ईसा पूर्व जो है हुआ है। वही यहाँ से जॉन मॉर्सल, आर.सी. मुखर्जी ये कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है 3250 ईसा पूर्व से भी जो है पहले हुआ है। और कुछ ऐसे भी जो है समान मोहरे जो कि सिंधु एलन और मेसोपोटामिया से प्राप्त हुए हैं, जिनके आधार पर जो है सभ्यता को 2800 ईसा पूर्व भी जो है कह सकते हैं। यहाँ से हीलर महोदय ने जो है इस सभ्यता को 2500 ईसा पूर्व से 1500 पूर्व के जो है मध्य मानते हैं। और डॉक्टर जो कि फेबरी जी हैं ये कहते हैं कि 2800 से लेकर 2500 ईसा पूर्व इसको जो है मानते हैं। अतः जो है यह कहा जा सकता है कि ये जो है सभ्यता 3000 ईसा पूर्व से लगभग सिंधु घाटी सभ्यता तक जो है ये उन्नत व्यवस्था में थी। ठीक है, अब यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी विशेषता है। ठीक है, सिंधु घाटी के जो है प्रदेशों की जब खुदाई हुई तो उससे जो अवशेष प्राप्त हुए, तो वस्तुओं के आधार पर यह जो है यहाँ के जो लोगों की सभ्यता थी, यहाँ की जो संस्कृति थी, उसके अनेक जो उल्लेखनीय विशेषता का ज्ञान हमको होता है। जैसे कि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो है नागरिक का जो है धार्मिक जीवन, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नागरिक थे उनका जीवन कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में वैदिक काल की दार्शनिकता जो है देखने को नहीं
मिलती है, वरन इस सभ्यता में धार्मिक जीवन का आधार तो केवल विश्वास और आस्था ही थी। और इस काल के धार्मिक जीवन की प्रमुख जो है विशेषताएं जो है निम्न प्रकार है, जैसे कि मातृ देवी की उपासना। तो इस जो है धर्म में मातृ देवी का महत्वपूर्ण स्थान था और खुदाई में जो है देवी की मूर्ति मिली है। ठीक है, तो इससे जो है प्रतीत होता है कि उस समय के जो लोग थे देवी की जो है पूजा करते थे, आराधना करते थे। उसके बाद प्राकृत की उपासना। तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे प्राकृत के शक्तियों की जो उपासना करते थे। ये जो है लोग अग्नि सूर्य की जो है पूजा करते थे। वृक्षों की भी जो उपासना की जाती थी। खुदाई से प्राप्त पीपल के वृक्ष की मूर्ति से यह ज्ञात होता कि ये लोग जो है भूत प्रेत आदि में जो है विश्वास करते थे। उसके बाद अगली इसकी विशेषता है पशु पूजा। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो पशु पूजा का जो प्रचलन होने के प्रमाण भी मिले हैं, क्योंकि कुछ पशुओं को जो है आधा मनुष्य के रूप में जो है चित्रित किया गया है। ठीक है, तो एक जो है देवता के सिर पर सर्प का जो है फन सिद्ध करता है कि ये लोग जो है नाग देवता की भी पूजा करते थे। ठीक है, तो ये जो साक्ष्य हमको प्राप्त है खुदाई के माध्यम से, उसी के आधार पर ये सब कहा जा रहा है कि उस समय के लोगों का जीवन कैसा रहा होगा। ठीक है, जबकि कोई उस समय के जो लोग थे वे तो मर गए, तो इतिहासकार जब खुदाई हुई जो इन सभी को एकत्र किया तो उसके आधार पर केवल एक कल्पना कर रहा है कि उस समय के लोगों का जीवन ऐसा रहा होगा। जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन्हीं के आधार पर कह रहा है इतिहासकार। अब यहाँ से अगले इसकी विशेषता की शिव पूजा, क्योंकि हड़प्पा की खुदाई से जो है ऐसी एक मूर्ति मिली है, या जो है मूर्ति जो कि पलथी मारे बैठे एक योगी की है। यह मूर्त के जो है चारों ओर बैल बाघ घोड़े आदि के अनेक जो है पशु हैं और आसन के नीचे हिरण है। विद्वानों ने जो इसे शिव का प्रतीक जो है माना है। उसके बाद अगली इसकी विशेषता है कि आरती और जो है पूजा। तो उस समय के लोग जो है आरती और दीप पूजा को जो है विशेष महत्व देते थे। खुदाई से जो है भारी मात्रा में दीप जो है मिले हैं। उसके बाद बलि। तो प्राप्त सामग्री के आधार पर विचारकों ने यह भी अनुमान लगाया है कि ये लोग जो है बलि को धर्म का एक आवश्यक जो अंग मानते थे। उस समय के जो लोग थे ये बलि प्रथा जो है प्रचलित थी उस समय। मार्शल ने कहा भी है कि हिंदू धर्म की अनेक विशेषता, मतलब हिंदू धर्म की जो विशेषता है ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही ली गई है। ठीक है, क्योंकि हिंदू धर्म आज का नहीं है, सनातन धर्म सबसे प्राचीन सबसे पुराना धर्म है। फिर यहाँ से और भी लिखा हुआ है, धार्मिक विश्वासों व कार्यों के संदर्भ में यह जो है विशेष उल्लेखनीय है कि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी के निवासी जो है पूजा या उपासना अपने घर में करते थे, अथवा उन्होंने जो है पूजा ग्रह जैसे कि मंदिर का निर्माण करवाया, क्योंकि खुदाई से कई सारे मंदिर मिले हैं और जो है पूजा ग्रह नहीं मिले हैं बल्कि मंदिर मिले हैं। तो जो है यहाँ से मार्शल महोदय ने कहा है कि मंदिर का होना ये मानते हैं उनके अनुसार जिस स्थान पर कुषाणकालीन स्तूप है, प्राचीन काल में सिंधु सभ्यता कोई ना कोई जो है मंदिर वहां पर अवश्य रहा होगा, इनका मानना है। फिर यहाँ से आगे और भी लिखा हुआ है जो कि डॉक्टर आर.सी. मजूमदार जी लिखते हैं। ये कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता इतनी प्राचीन सभ्यता है, तो मजूमदार जी कहते हैं इतनी ये प्राचीन सभ्यता है जो कि हिंदू धर्म के मुख्य अंगों का जो है प्रचलन उस समय भी था। तो ये कहते हैं कि उस समय भी हिंदू धर्म काफी व्याप्त था। ठीक है, फिर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था वो आर्थिक जीवन उनका कैसा था लोगों का। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से हम लेके आए हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको रट्टा नहीं मारना, केवल क्वेश्चन आपको समझना है, बनाकर आपको लिख के आना है। ठीक है, तो यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जो व्यवस्था कैसी थी इसको समझ लीजिए। तो समाज का संगठन, ठीक है, तो ध्वंस अवशेषों से जो है यह पता चला है कि समाज को जो है उस समय 4 भागों में विभक्त किया गया था। मतलब जो है जो हमको कह सकते हो जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है, उससे प्राप्त हुआ है, अभी पता चला है कि उस समय का जो समाज था ये 4 भागों में विभाजित था। कौन कौन सा? एक था योद्धा, दूसरा था व्यापारी, तीसरे थे श्रमजीवी और जो है विद्वान थे। ठीक है, तो विद्वान के अंतर्गत जो पुजारी आते थे, वैद्य विद्वान आते थे और ज्योतिषी आते थे। उसके बाद भोजन, तो अनुमान यह है कि इस नगर के निवासी जो है दूध से बनी वस्तुएं खाते थे। गेहूं, जौ, मछली, मांस, भेड़ आदि का मांस भी खाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों ने भी जो है इस क्षेत्र में काफी उन्नति जो है कर ली थी। उसके बाद वस्त्र, तो जो है सूत काटने के चरखों
और सूती कपड़ों के एक टुकड़े की जानकारी मिलती है, जिससे पता लगता है कि उस समय के जो लोग थे काफ़ी जो है सूती वस्त्र वगैरह का भी उपयोग करते थे। ठीक है। अनेक वस्त्र संबंधी ज्ञान के लिए एक सौभाग्यवश एक पुरुष की जो है मूर्ति प्राप्त हुई है, जो साल ओढ़े जो है हुए थे। उसके बाद है श्रृंगार। तो उस समय की जो स्त्रियां थी, जो पुरुष थे, दोनों श्रृंगार करते थे। कुछ जो है मनुष्य छोटे छोटे जो है मूछे दाढ़ियाँ रखते थे, और कुछ जो है मनुष्य के सिर के जो है बाल छोटे रहते थे। आभूषण की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्त्री पुरुष को आभूषण से काफ़ी विशेष प्रेम था, और धनी और जो है निर्धन समान रूप से इस और जो है आकृष्ट थे। और कुछ आभूषण ऐसे थे जो स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे। इन आभूषणों में जैसा कि हार और जो है भुजबंध, कंगन, मुद्रिका। स्त्री के जो है आभूषण में नथनी, करधनी, बाली, ये सब जो है प्रचलित थी। अब यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के जो है आर्थिक जीवन एवं जो व्यवस्था क्या थी इसको समझ लीजिए। जैसे कि कृषि, तो सिंधु प्रदेश में जल की अधिकता थी। ऐसे जो है वहाँ का जो कृषि जो है लोग थे काफ़ी प्रसन्न थे। कृषि लोग, कृषि वहाँ पर काफ़ी मात्रा में की जाती थी। कृषि में के कार्य में उन्नति थी। और जो खुदाई से प्राप्त अवशेष और चित्रों के आधार पर जो है विद्वानों ने इस प्रदेश की कृषि संबंधी अनेक बातों का जो है पता लगाया। ये जो है लोग गेहूँ, जौ, कपास, तिल, जो है चावल, मटर आदि की जो है खेती करते थे। इसके अलावा ये लोग जो है केला, अनार, खजूर और जो है नींबू आदि फल की भी खेती से जो है परिचित थे। उसके बाद पशुपालन। तो सिंधु प्रदेश के निवासी जो है कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य करते थे। इसके जो है बर्तनों और मोहरों आदि पर अनेक जो है पशुओं के चित्र जो है अंकित मिलते हैं। और बैलों का जो है इन लोगों के जो है धार्मिक जीवन में बहुत जो है महत्व था। आज जो है बैल के अनेक जो है जो सुंदर चित्र अनेक जो है सीलों पर जो अंकित मिलते हैं। गाय, भैंस, भेड़ आदि जो है पशुओं को वे लोग जो है दूध प्राप्त करने के लिए जो है पालते थे। उसके बाद शिकार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो है मांसाहारी थे, अतः वे जो है मांस की प्राप्ति के लिए पशुओं का शिकार करते थे। और पशुओं से जो है प्राप्त हड्डियों से और चमड़ों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का जो है निर्माण भी करते थे। और जो है मछली को वे जो है बहुत प्रेम से खाते थे, और अंडे का भी प्रयोग जो करते थे। वस्त्र और व्यवसाय की बात करें तो खुदाई से कुछ जो है जो कि तकलियाँ मिली हैं। ठीक है। और खुदाई से कपड़े और सूत के कुछ अवशेष भी मिले हैं, और बहुत सी जो है जो कि प्रतिमाएं वस्त्र धारण किए हुए मूर्तियां मतलब दिखाई गई हैं। इससे सिद्ध होता है कि सिंधु प्रदेश के लोग जो थे वस्त्र निर्माण और व्यवसाय से जो है काफी परिचित थे। अगले दिन हम बात करें तो कुंभकार और जो है व्यवसाय। तो सिंधु प्रदेश की खुदाई से मिट्टी के बने अनेक प्रकार के जो है कलश मिले हैं, घड़े मिले हैं, प्याले मिले हैं। ठीक है। और खिलौने मिले हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग जो है बर्तन के निर्माण करते थे। ठीक है। अब यहाँ से अब जो है ऋग्वेद क्या है। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि वैदिक काल का जो है सामाजिक जीवन कैसा था, इसका उल्लेख कीजिए। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, इन जो है चारों वेद एवं अन्य जो है समकालीन साहित्य लेखन के काल को वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता को इन चारों वेदों के आधार पर इसी को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता का जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वैदिक सभ्यता का जो है सामाजिक जीवन को वर्णन कीजिए। सामाजिक जीवन इनका कैसा था, आर्थिक जीवन उसमें कैसा था जब वेदों की रचना हुई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो उस समय जो है लोगों का जो है जीवन कैसा था, उनकी आर्थिक जीवन कैसा था, तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे। पहले है सामाजिक जीवन। तो वैदिक काल का जो है भारतीय समाज जो है आर्य जनों से मिलकर बना था। आर्यों के पास जो है हजारों पालतू जो है पशु थे। जानवरों के लिए जो है जहाँ चारा पानी उपलब्ध होता था वहीं जो है लोग बस जाते थे। आर्यों के सामाजिक जो है संगठन का मुख्य जो है आधार जो था परिवार जो है कुटुंब था। ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि आर्यों का जो है जीवन जो है सामाजिक जीवन बताइए। तो आर्यों के जीवन यदि पूछेगा तो यही आपको लिखना है। ठीक है। परिवार का स्वामी या मुखिया सबसे जो है वयोवृद्ध पुरुष होता था, मतलब जो मुखिया होता था परिवार का सबसे बूढ़ा व्यक्ति होता था। वैदिक समाज में वर्ण व्यवस्था जो है प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था मतलब जो है समाज को वर्गों में बांटा गया था। ये जो वर्ग थे इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। सामाजिक व्यवस्था के जो है संचालन के लिए आर्यों ने अपने जीवन को जो है 100 वर्ष का जो है मानकर उसे 4 आश्रम में जो है बांटा था। पहला
यथा जो है ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा जो है संन्यास आश्रम। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है बांटा था। और स्त्रियों को जो है समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। तो इसमें क्या है, वैदिक काल में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था, दहेज पर था, पर्दा पर था, और जो बाल विवाह थी, इस तरह की कोई भी कुरीतियाँ उस समय की नहीं थी। और जो है सूती, ऊन, रेशमी वस्तु जो है उपयोग में लाए जाते थे। स्त्रियां जो है श्रृंगार में विशेष जो है रुचि लेती थी। उस समय की जो स्त्रियां होती थी काफ़ी श्रृंगार करती थी। चावल, जौ, घी और जो है दूध आर्यों का जो प्रमुख भोजन था। और जो है रथ दौड़, घुड़सवारी, आखेट, नृत्य और जो है इस तरह के मनोरंजन के साधन थे उस समय। अब यहाँ से इनका जो है आर्थिक जीवन कैसा था, तो वैदिक सभ्यता जो है ग्रामीण और जो है कृषि प्रधान सभ्यता थी। और इस समय जो है गेहूँ, जौ, उड़द, मसूर, तिल आदि की खेती होती थी। कृषि के साथ जो है पशुपालन और अन्य जो है मुख्य व्यवसाय थे। घोड़े, गाय, बैल, बकरी आदि भी पालतू जो है जानवर थे। और गृह उद्योग और जो कि दस्तकारी उन्नत व्यवस्था में थे। बढ़ाई, लोहार, सुनार और जो है चर्मकार सभी प्रकार के जो है यथोचित्र जो है महत्व था। आंतरिक और जो है बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। गाय वस्तु विनिमय का जो है प्रमुख जो है साधन भी थी। और गाय के बाद निष्क का प्रयोग वस्तु विनिमय के लिए जो है किया जाता था। ठीक है, अब इनका धार्मिक जीवन कैसा था आर्यों का। ठीक है, आर्यों की जो है धार्मिक जीवन की जो विशेषता लिखी है। ये जितने भी करा रहा हूँ वैदिक सभ्यता के, आर्यों का भी आप समझ सकते हो। आर्यों की सारी की जो है ये जो है चाहे इसमें सामाजिक जीवन हो, तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है यहाँ से देख लीजिए। ये तो ये जो वैदिक सभ्यता है, ठीक है, इसमें कह सकते हो जो कि आर्यों के द्वारा जो है कह सकते हो ये जो वैदिक काल है ये भारतीय समाज को आर्य जनों से जो है मिलकर बना हुआ है। तो आर्यों का जो है जब सामाजिक जीवन पूछेगा तो यही आपको लिख के आना है। ठीक है, क्योंकि यही से जो है इसका निर्माण हुआ था आर्यों के द्वारा ही। अब यहाँ से आर्यों का जो धार्मिक जीवन है इसकी विशेषता लिखिए, इसको भी समझ लीजिए। तो वैदिक काल जो कि प्राकृत के जो उपासक थे, वैदिक काल में क्या थे लोग, प्राकृत के उपासक थे, प्राकृत को जो है मानते थे। वे जो प्राकृत के विभिन्न जो स्वरूपों जैसे कि पूजा करते थे, जिसमें सूर्य की पूजा करते थे, चंद्र की करते थे, वायु की करते थे, मेघ, उषा, अदिति, ये सब प्रमुख जो है देवी देवता थे। अगली विशेषता की हम बात करें तो प्रत्येक आर्य के लिए यज्ञ का जो है विधान था। उनका विश्वास था कि यज्ञ से देवता जो है प्रसन्न होते हैं। और पूजा पद्धति का जो मुख्य आधार भी जो है यज्ञ था। फिर है अगली विशेषता कि अनेक जो है देवताओं को पूजते हुए एकेश्वर में जो है विश्वास करते थे। उसके बाद है अश्वमेघ, राजसूय, वाजपेयी जैसे महायज्ञ का संपादन भी जो इसी काल में हुआ था। उसके बाद अगला इसमें जो क्वेश्चन है महाकाव्य काल क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो ऐसे महाकाव्य काल जो है वह समय है जो प्राचीन जो है भारतीय महाकाव्य, जब उस समय जो रामायण लिखे गए हैं, जो महाभारत की रचना हुई थी, यह काल जो है लगभग 6000 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व के बीच जो है मानी जाती है। इस काल में महाकाव्य प्राचीन भारतीय सभ्यता, संस्कृति, जीवन का जो है सजीव जो चित्रण इसमें जो है प्रस्तुत करते हैं। और महाकाव्य युग का जो है सामाजिक जीवन वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जिसमें जो है समाज को 4 भागों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से विभाजित किया गया था। क्षत्रियों का कार्य था रक्षा करना, ब्राह्मणों का कार्य था कि ज्ञान देना, ठीक है, और जो है भिक्षा मांगना। वैश्यों का कार्य था खेती करना, व्यापार करना। शूद्रों का कार्य था कि इन तीनों की जो है सेवा करना। ग्रामीण जीवन के लोग जो है किलों के आसपास जो है रहते थे और आपातकाल में किलों में जो है शरण लेते थे। यह काल जो है कृषि, पशुपालन के साथ साथ व्यवसाय और व्यापार पर भी जो है आधारित था। तो इस तरह सबको लिखना है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया, मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो है सामाजिक जीवन का जो है आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसके सामाजिक जीवन को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि उच्च वर्ग, ठीक है। तो इस सभ्यता में राजवंश के सदस्य, उच्च पदाधिकारी, पुरोहित व सामंत जो है इसमें सम्मिलित थे। इस वर्ग के लोगों का जीवन बड़ा ही जो कि वैभवशाली और ऐश्वर्य से जो है परिपूर्ण था। इसके पास जो है धन व संपत्ति की कमी नहीं थी। इन्हें जो है समाज में अत्यधिक जो है सम्मान जो है प्राप्त था उच्च वर्ग को। फिर है मध्य वर्ग, जिसमें जो है छोटे जमींदार थे, व्यापारी लोग आते थे। इनका जीवन भी जो है सुखमय और जो है संतोषजनक था। फिर आता है कि निम्न श्रेणी, जिसमें मुख्यतः जो है दास से मिले थे। दासों का जो जीवन था बहुत ही कष्टमय था।
लेकिन हम्मुराबी के काल में उनके साथ कठोरता का व्यवहार जो है नहीं किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ से इनका जो जीवन है सामाजिक, जैसे कि भोजन, वस्त्र और जो है आभूषण, तो इसको समझ लीजिए, यही आपको लिखना है। तो मेसोपोटामिया के लोग जो है अपने भोजन में गेहूँ, जौ, रोटी, घी, दही, मक्खन आदि का जो है प्रयोग करते थे। वे जो है खजूर से आटा, चीनी और जो है पीने के लिए शराब तैयार करते थे। वे मांस मछली का भी जो है सेवन करते थे। वे लोग जो है सूती ऊन, भेड़ की खाल से बने वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। और पुरुषों के जो है वस्त्रों में लुंगी प्रमुख थी। उच्च वर्ग की जो स्त्रियां थी विलासिता का जीवन व्यतीत करती थी। सोने चांदी के आभूषण भी जो है प्रयोग किए जाते थे। आभूषण में हार, कंगन, बालियां आदि जो है प्रमुख थी, जिनका स्त्रियां जो है रुचिपूर्वक जो है प्रयोग करती थी। तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ से आवास क्या था, आर्थिक जीवन, यहाँ से सामाजिक जीवन की बात करें तो यहाँ के लोग जो है रहने के लिए पक्की ईंटों के मकान में रहते थे। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है इसमें लोग जो है पक्की ईंटों के मकान में रहते थे। ईंटें जो है चिकनी मिट्टी की बनी होती थी। मकानों का जो है गंदा जो पानी था निकलने के लिए बड़ी नालियाँ, क्योंकि मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के जो है नगरों के समान ही थी। मेसोपोटामिया के लोग जो है मकानों को सुंदर बनाते थे और मकानों की दीवारों पर जो उभरे हुए चित्र भी जो है बनाए जाते थे। और जो है जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया, इसमें नारी का क्या स्थान था, नारी की क्या स्थिति थी, जब में क्वेश्चन बनता है तो समाज में जो है स्त्रियों को जो है बहुत ही सम्मान प्राप्त था। समानता जो है, एक जो है पति विवाह की प्रथा प्रचलित थी। मतलब जो एक पति, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही व्यक्ति एक ही शादी कर सकता था। और जो है पर्दा पर था और जो है राज परिवार तक ही सीमित था। दहेज का जो है प्रचलन था, किंतु विवाह में पिता से जो है प्राप्त दहेज पर वधु का ही अधिकार होता था। मतलब जो है पिता से, विवाह में जो पिता से जो प्राप्त दहेज होता था उस पर जो है वधु का ही, मतलब स्त्री का ही, जो बेटी को दिया जाता था, जो बाप उसको देता था, उस पर अधिकार केवल उसी बेटी का ही होता था। और जो है विधवा को जो है, जो विधवा होती थी इनको जो है पति की संपत्ति बेचने का अधिकार होता था। मतलब जो स्त्रियां विधवा हो जाती थी तो मेसोपोटामिया काल में अपनी जो है सारी की सारी संपत्ति बेचने का उनको अधिकार था। और वैश्यावृत्ति और बहुविवाह भी जो है इसमें जो है प्रचलित थी। ये भी प्रथाएं जो है मेसोपोटामिया में थी। उसके बाद अगला जो इसमें क्वेश्चन है कि सुमेरियन सभ्यता ये क्या है, इसको बताइएगा। इसका सामाजिक जीवन क्या है, इसकी विशेषता क्या, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया में फली फूली एक प्राचीन सभ्यता थी जो लगभग 4500 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया, क्योंकि आधुनिक इराक में जो स्थापित हुई थी। यह सभ्यता कृषि लेखन जो कि लेखन में इसमें जो किलाक्षर जो लिपि है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किलाक्षर लिपि क्या है, अभी हम क्वेश्चन कराएंगे। इसमें जो है नगर निर्माण और जो है शासन में अपनी प्रगति के लिए जो है जानी जाती है। सुमेरियन में जो है पहिए, सिंचाई, अंकगणित और कैलेंडर जैसे महत्वपूर्ण तकनीक, सब चीज़ों का जब आविष्कार हुआ तो इस सभ्यता को गहराई से काफ़ी जो है प्रभावित किया। इसकी हम विशेषताओं की बात करें, जैसे सिंचाई और जो है कृषि, तो सुमेरियन ने जो है जटिल सिंचाई प्रणाली का जो है विकास किया और जिससे जो है उनकी कृषि का जो है विकास हुआ। शहरी केंद्रों का जो है पोषण भी हुआ। और यदि हम बात करें जो कि नगरीकरण, तो उन्होंने जो है उरक और उर कई सारे नगर की स्थापना भी की। ठीक है, उस समय के सबसे बड़े शहरों में से एक थे। लेखन की बात करें तो उन्होंने जो है किलाच्छल लिपि का आविष्कार किया, जिसे गीली मिट्टी की पट्टियों पर जो है कील जैसे औजारों से जो है लिखा जाता था। यह दुनिया की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है। और भी थे जैसे इसकी विशेषता, जैसे कि प्रौद्योगिकी, तो सुमेरियन में जो है पहिया, सैंडर, रथ, भाला, ये सब जो है चीज़ों का जो है आविष्कार किया गया था। कला और जो है वास्तुकला की बात करें तो उन्होंने जो है मिट्टी की ईंटों, लकड़ी का जो है उपयोग भी और शहर की जो है दीवारों का निर्माण आदि भी जो है चित्रित मिट्टी के बर्तन, बेलनाकार मुहरें भी जो है बनाई ली थी सभ्यता में। फिर अर्थव्यवस्था, तो यह जो है समृद्धि व्यापारिक जो अर्थव्यवस्था थी, जिसमें जो है दुर्लभ खनिज, खाद्यान्न और लकड़ी जैसी वस्तुओं का भी जो है विनिमय लोग करते थे। फिर हम धर्म की बात करें तो सुमेरियन जो है बहुदेववादी थे। इसमें कई जो है देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें से जो है प्रत्येक शहर अपना एक पसंदीदा जो है देवता जो है होता था। प्रभाव की बात करें तो सुमेरियन सभ्यता ने जो है मेसोपोटामिया और उससे आगे के क्षेत्रों पर जो है गहरा जो है प्रभाव डाला और सभ्यता की नींव भी रखी। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से यह क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है
कि चीन की सभ्यता ये क्या है, इसका आर्थिक और सामाजिक जीवन का भी वर्णन कीजिए। तो एशिया महाद्वीप में आज से काफी हजार साल पहले, कई हजार साल पहले एक सभ्यता विकसित हुई जिसे हम चीनी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस तरह से आपको लिखना है, चीनी सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ये लिखने का तरीका है, क्या लिखोगे, एशिया महाद्वीप में आज से कई हजार साल पहले एक सभ्यता का विकास हुआ या फिर सभ्यता एक विकसित हुई जिसे हम चीनी सभ्यता के नाम से जानते हैं। चीनी सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, यहाँ से फिर इसके हम सामाजिक और जीवन की बात करें आर्थिक के, तो प्राचीन चीनी सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था वो था कृषि। उस समय के जो लोग थे कृषि करते थे, पशुपालन भी करते थे, व्यापार उद्योग पर आधारित था। उस समय जो है राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो कृषि था। मतलब जो है जो रुपए जो है उस समय कमाए जाते थे कृषि के माध्यम से, या जो है चीनियों का जो है मुख्य व्यवसाय था, या जो है चीन के जो लोग थे उनका जो है मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, उस समय जो है हल का प्रयोग जो है कृषि के लिए होने लगा था और कृषि के जो है विकास में उपजाऊ भूमि, सिंचाई की सुविधाओं ने जो है अभूतपूर्व योगदान दिया और नदियों पर जो है बाढ़ से बचाव के लिए बांध भी जो है बनाए गए थे। और इस सभ्यता के जो है किसान अपनी आवश्यकता के लिए अधिक जो है अनाज का उत्पादन करते थे, इसलिए नगर में अनाज के भंडार के लिए अन्नागार बनाए गए थे। जिसमें अन्नागार क्या है, जिसमें अनाजों को रखा जाता था और जहाँ खाद्य पदार्थों को जो है सुरक्षित रखा जाता था, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बजरा, सोयाबीन, चाय आदि की खेती जो है की जाती थी सभ्यता में। उसके बाद कृषि कार्यों के साथ साथ जो है चीन के जो निवासी थे इन्होंने पशुपालन का भी कार्य शुरू कर दिया था। पशुओं में इन्होंने जो है भेड़, सुअर आदि को जो है विशेष रूप से जो है इसमें पाला जाता था। कच्चा रेशम उगाने में जो है यह क्षेत्र विश्व में बहुत प्रसिद्ध था। इसके अलावा चीनी लोग जो है लकड़ी का उपयोग जो है वस्तु, मिट्टी, कलात्मक बर्तन और जो है हाथी दांत की जो है जो कलात्मक वस्तुएं बनाने की कला, ये लोग जो है निपुण थे। यहाँ के जो है निवासी सोने चांदी के आभूषण भी बनाने में जो है काफ़ी जो है परिचित थे उससे। उसके बाद माना जाता है कि चीन के जो है लोग व्यापार उद्योग धंधे में काफ़ी जो है विकसित थे। चीन में जो है रेशम उद्योग काफ़ी जो है महत्वपूर्ण है और विशेष रूप से प्रसिद्ध था। और व्यापार जल और थल दोनों के मार्गों से, मतलब जो है व्यापार जो होता था जल मार्गों से भी होता था और थल मार्गों से भी होता था, दोनों मार्गों से होता था। चीन का व्यापार जो है मुख्य रूप से मिस्र, मेसोपोटामिया, ईरान, भारत, रोमन साम्राज्य के साथ साथ होता था। चीन में सबसे ज़्यादा जो है रेशम जो है निर्यात की जाती थी और चीन के लोग कागज के निर्माण भी जो है करते थे। ऐसा माना जाता है कि 5वीं शताब्दी में चीन में जो है सोना चांदी आदि के सिक्के जो है प्रचलित में थे, परंतु कागज का आविष्कार हो जाने से जो है कागज मुद्रा भी जो है प्रचलन में आई। बैंकिंग प्रणाली का प्रचलन भी चीन के निवासियों द्वारा जो है किया जाने लगा था। इसी कारण से जो है चीन का व्यापार जो उन्नत दशा में था और थल और जो जल मार्गों से इस सभ्यता के व्यापार काफ़ी लोग जो है व्यापार करते थे। यहाँ के से जो है रेशम और जो है चीनी और मिट्टी के जो है बर्तन, वस्तुएं, कागज, लकड़ी की वस्तुएं, सोने चांदी, आभूषण दूसरे देशों को जो है निर्यात किए जाते थे और चीन के लोग जो है रोम से सोना चांदी जो है मंगवाते थे और उस जो है समय वस्तुओं का आदान प्रदान जो है हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद है अगला इसमें क्वेश्चन जो मैंने ऐड किया कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता दोनों एक ही हैं। इसके सभ्यता के पतन के कारण क्या थे, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि प्राकृतिक कारण, तो जो है काफ़ी जो है भारी वहाँ पर जो है बाढ़ हुई उस सभ्यता के समय। नदी का जो है जो मार्ग था बदल गया जिससे कृषि क्या थी प्रभावित हुई। भूकंप, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं आई जिसने जो है सभ्यता के जो है पतन का कारण बनी। और इसका जो है कारण था जलवायु परिवर्तन। तो लंबे समय तक जो है सूखा पड़ा जिससे खेती क्या थी अब जो है काफ़ी प्रभावित हुई। तो लोग वहां से जाकर जो है पलायन करें, दूसरे स्थान पर भाग गए जिससे सभ्यता का पतन हुआ। कुछ आर्थिक कारण भी थे, व्यापार में कमी आई जिससे जो आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। जाहिर सी बात है जब जलवायु परिवर्तन होगा, जब कृषि प्रभावित होगी, सूखा पड़ेगा तो व्यापार कैसे हो पाएगा, क्योंकि पहले सब जो व्यापार होता था कृषि पर ही आधारित था। उसके बाद है सामाजिक और राजनीतिक कारण, तो आंतरिक संघर्ष और बाहरी आक्रमण के कारण भी सभ्यता जो कमजोर हुई थी। और नदी मार्गों का जो परिवर्तन, सिंध नदी और जो है उसके जो सहायक नदियों का मार्ग जो बदलने से, क्योंकि जब नदी का जो मार्ग था तो उसमें खेती की जाती थी,
तो जो नदियाँ थी उन्होंने अपना मार्ग बदल लिया था, दूसरी ओर जो बहने लगी थी, दूसरे जो है एरिया में बहने लगी थी, जिसके कारण जो जल आपूर्ति थी प्रभावित हुई। इन्हीं कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे जो पतन की ओर जो अंततः बढ़ी और जो है समाप्त हो गई सभ्यता। तो इस तरह सबको लिखना है। अब यहाँ से पुराण क्या है, बौद्ध साहित्य क्या है, रामायण से क्या समझते हो, और जो है हम्मुराबी कौन है, अभी मैंने आपको समझाया था। झूलता बाघ क्या है, किलाच्छल लिपि क्या है, और जो है कन्फ्यूशियस क्या है, इनको भी समझ लीजिए। तो पुराण क्या है इसको समझ लीजिए। हिंदू धर्म के प्राचीन ये ग्रंथ हैं जिनका शाब्दिक अर्थ होता है पुराना या फिर जो है प्राचीन। तो इसमें जो है सृष्टि की उत्पत्ति, देवताओं की जो है कथाएं, धर्म, कर्म, नीति के जो है उपदेश इसमें शामिल है। पारंपरिक रूप से 18 पुराण जो है माने जाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से ब्रह्म, पद, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, कर्मंडे और जो अग्नि, भविष्य, ब्रह्म, वैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड पुराण, ये सब जो है 18 पुराण माने जाते हैं। तो इस तरह सबको लिखना है। तो इसका अर्थ है, हम इसके उद्देश्य की बात करें तो पुरा प्लस जो है अड़, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है पुराण, जिसका अर्थ होता है पुराने जो है प्राचीन तत्वों को जो बताने वाला, मतलब पुराने तत्वों को बताने वाले को हम पुराण कहते हैं। ठीक है, ये जो है वेदों के जो है पूरक हैं, जो जटिल वेदों की जो है बातों को सरल जो है भाषा में समझाते हैं। उसके बाद इसकी विषय वस्तु की बात करें तो पुराणों में विभिन्न जो है देवी देवताओं पर आधारित जो पाप पुण्य है, जो धर्म अधर्म है, जो कर्म अकर्म है, इसकी इसमें कहानियाँ हैं। संरचना की बात करें तो पुराणों में जो है ऐतिहासिक वृत्तांत, राजाओं की जो है वंशावली, सृष्टि के आरंभ से अंत तक जो है इसमें विवरण है। कल्पित कथाओं के माध्यम से उपदेश जो इसमें दिए गए हैं। महत्व की यदि हम बात करें तो ये ग्रंथ जो है धर्म, सदाचार, योग, ज्ञान, भक्ति के सुंदर जो विवेचन के साथ साथ जो मानवीय गुणों के जो है विकास पर भी जो है बल देते हैं। अब इसमें अगला प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य क्या है, इसको समझ लीजिए। तो बौद्ध साहित्य बौद्ध धर्म के सिद्धांत, उपदेशों, इतिहास, दर्शन को जो है समाहित करता है, या जो है साहित्य मुख्य 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है। एक है विनय जो है पिटक, इसमें जो है भिक्षाओं के नियम, अनुशासन का इसमें वर्णन है। फिर है जो चीज सुत्त जो है पिटक, इसमें जो है भगवान बुद्ध के उपदेश, इसमें कथा इसमें शामिल है। फिर है अभी जो है धम्म पिटक, इसमें जो है बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान का गहन जो है विश्लेषण है। तो बौद्ध साहित्य की धर्म विशेषताओं की बात करें तो धार्मिक और जो है दार्शनिक जो है ग्रंथ है। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत नैतिकता पर आधारित है। इसमें हम भाषा की बात करें तो प्राचीन काल में पाली और जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया। विविधता की बात करें तो इसमें उपदेश, कथाएं, नियम जो है दर्शन आदि जो है विभिन्न प्रकार के इसमें जो है ग्रंथ है। प्रमुख हम ग्रंथों की बात करें तो जो है धम्म पद, इसमें जो है भगवान बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। और जो है जातक कथाएं, इसमें जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं जो है। फिर है महात्मा सिद्धांत जो कि ग्रंथ है। तो बौद्ध दर्शन के गूढ़ सिद्धांत इसमें है। तो निष्कर्ष क्या है इसका, तो जो है इसको जो है जो कि श्रावण ग्रंथ है, अब जो है बौद्ध साहित्य प्राचीन भारतीय धार्मिक दार्शनिक विचारधारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ग्रंथ न केवल धार्मिक अनुशासन उपदेश देते हैं, बल्कि जीवन का जो नैतिक और जो आध्यात्मिक पक्ष है उनको भी उजागर करने का प्रयास करते हैं, फिर उनको भी उजागर करते हैं। उसके बाद है रामायण का इतिहास क्या है। रामायण एक जो प्राचीन भारतीय महाकाव्य है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लगभग जो 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा पूर्व के बीच जो लिखा था। ठीक है, यह जो है संस्कृत में रचित है। इसमें जो है भगवान राम के जीवन की कहानी है। ठीक है, रामायण क्या है, रामायण में भगवान राम के जो है जीवन के बारे में कहानी है। इसमें जो है 7 कांड है। इसमें क्या है 7 कांडों और जो है लगभग 24,000 श्लोकों में जो है लिखा गया है। सबसे पुराने हिस्से जो है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है माने जाते हैं, और जबकि बाल कांड जो उत्तर कांड है ये बाद में जो है जोड़ेंगे। इस तरह से आपको लिखना है। फिर है हम्बुराबी कौन था, इसकी जो विधि संहिता है इसको बताइए। तो हम्बुराबी की जो विधि संहिता है बेबीलोन के राजा हम्बुराबी के द्वारा लगभग 1754 ईस्वी में बनाई गई, और 200 जो है 82 कानूनों की एक जो है प्राचीन लिखित जो है संहिता है। यह मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित कानूनी संहिताओं में से एक है, जो व्यापार, परिवार, अपराध जैसे विषयों को कवर करती है, और इसे आंख के बदले आंख के सिद्धांत के लिए जो है जाना जाता है। इस तरह सबको लिखना है। फिर है झूलता बाघ क्या है, इसको भी समझ लीजिए।
तो ये प्राचीन जो है बेबीलोन का एक प्रसिद्ध जो है उद्यान है, मतलब गार्डन है, जिसे जो है दुनिया के 7 अजूबों में से एक जो है माना जाता है। कहा जाता है कि इसे जो है बेबीलोन के राजाओं, जो राजा थे, जो कि जिनका नाम था नकुगदनेस्सर द्वितीय ने जो अपनी रानी के लिए जो बनवाया था। ये जो गार्डन था, जो बगीचा था, ये जो राजा थे जो कि नकुगदनेस्सर द्वितीय, इन्होंने जो अपनी रानी के लिए जो बगीचा जो बनवाया था, क्योंकि यह जो है अपने देश के जो हरियाली वाले परिदृश्यों को जो याद करती है। इसे जो झूलता बाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है ऐसा लगता है कि ये जमीन के ऊपर उठकर जो है मंडरा रहा है, और यह किसी महल की छत पर जो है बनाए गए है। ये जो है महल के छत पर ही जो है बगीचा बनाया गया था। इस तरह से इस चित्र में आप देखिए, इस तरह से आपको लिखना है। इसकी हम विशेषताओं की बात करें, स्थान और जो है निर्माण, तो यह माना जाता है कि जो बगीचा है जो ये प्राचीन जो है बेबीलोन शहर में स्थित थे। हालांकि जो है उसका भौतिक प्रमाण आज तक जो है नहीं मिला है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जमीन पर जो है नहीं है, बल्कि अलग अलग स्तरों पर बने महल की छत पर जो है स्थित है ये बगीचा। ठीक है, अब यहाँ से किलाच्छल लिपि क्या है इसको समझ लीजिए। तो मेसोपोटामिया की एक प्राचीन जो है लेखन प्रणाली है, जो कील के जो है आकार के अक्षरों के जो है कारण जानी जाती है। यह दुनिया के सबसे पुरानी लेखन प्रणालियों में से एक है, जिसे लगभग 3400 से लेकर 3000 ईसा पूर्व जो सुमेरियन सभ्यता ने जो विकसित किया। और इस लिपि के अक्षर जो है मिट्टी की गीली जो है ईंटों पर नुकीली जो है औजार से खोद कर जो है लिखे जाते थे। ये देख लीजिए, ये लिपि है। अब यहाँ से कन्फ्यूशियस कौन था उसको समझ लीजिए। कन्फ्यूशियस एक जो है चीनी दार्शनिक था। यह क्या था, ये चीन का व्यक्ति था। चीनी जो सभ्यता है उसी में से क्वेश्चन आपका है। कन्फ्यूशियस कौन था, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। या तो कन्फ्यूशियस कौन था पूछेगा, फिर कन्फ्यूशियसवाद क्या है। कन्फ्यूशियसवाद, कन्फ्यूशियस जो कि चीनी दार्शनिक है उसी के विचार है, कन्फ्यूशियसवाद इसी को हम कहते हैं। तो कन्फ्यूशियस क्या है, चीनी दार्शनिक था। ये जो है चीन का एक दार्शनिक था, फिलोसफर था, जो 6ठी ईसा पूर्व में लगभग जो 551 से लेकर 479 ईसा पूर्व में हुए थे। और इनके जो है विचारों में पूर्वी एशिया संस्कृति को गहराई से इन्होंने जो है प्रभावित किया। उन्होंने जो है व्यक्तिगत, सरकारी नैतिकता, सम्मानजनक संबंधों, न्याय के महत्व पर जो है काफ़ी जोर दिया इन्होंने। कन्फ्यूशियस जो कि चीनी एक दार्शनिक था, इसने जो है एशियाई जो कल्चर थी, जो संस्कृति थी, उसको काफ़ी जो है प्रभावित किया। उन्होंने जो है व्यक्तिगत, सरकारी जो नैतिकता है, जो सम्मानजनक संबंध है और जो है न्याय था, उस पर काफ़ी इसने जो है महत्व दिया था, जोर दिया था। कन्फ्यूशियसवाद क्या है, कन्फ्यूशियसवाद जो है उसके विचारों पर आधारित जो है विचारधारा में जो है पितृभक्ति, कर्तव्य, शिक्षा पर जो जोर दिया गया है, जिसका उद्देश्य था कि एक समंजस समाज का जो है निर्माण करना था। ठीक है, इसके इतिहास में हम बात करें थे कन्फ्यूशियस के महत्व की, तो दार्शनिक और जो है शिक्षक, तो कन्फ्यूशियस को जो है चीन का प्रथम शिक्षक जो है माना जाता है। उसकी जो शिक्षाएं उन्हें बाद में कन्फ्यूशियसवाद के रूप में व्यवस्थित किया गया है। व्यक्तिगत और सामाजिक नैतिकता के लिए यह जो है मार्गदर्शिका थी। अगले धर्म महत्व की बात करें तो सामाजिक और जो है नैतिक दर्शन, उन्होंने जो है सदाचारी जीवन और जो है पितृभक्ति और पूर्वजों की पूजा जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया है। उनका मानना था कि सिद्धांतों का पालन करके एक समंजय जो समाज है उसको बनाया जा सकता है, उसका निर्माण किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। और यदि हम बात करें इनके महत्व की, तो शासकों के लिए जो है आदर्श, तो उन्होंने जो उदार नैतिक जो है शासकों की आवश्यकता पर जो है बल दिया। उन्होंने जो जनता के लिए आदर्श के रूप में जो है कार्य भी किया था। यदि हम कल्चर के प्रभाव की बात करें तो उनके जो विचारों में चीन और पूर्वी एशिया, जिसमें कोरिया, जापान की जो कल्चर थी, जो परंपरागत जो कह सकते हो जो सामाजिक परंपराएं थी, उसको सदियों तक जो प्रभावित किया। ठीक है, इसके बाद जो है वियतनाम में तो कन्फ्यूशियसवाद एक राजकीय धर्म ही रहा है। फिर है आधुनिक जो है व्याख्याएं, तो कन्फ्यूशियस के विचारों को विभिन्न जो है समय सीमाओं में अलग अलग तरह से जो है व्याख्या किया गया है, और जिससे जो है उनके प्रभाव के बारे में विभिन्न या फिर कह सकते हो विविध दृष्टिकोण जो है सामने आए हैं। उसके बाद है उपनिषद क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसको समझ लीजिए। तो वेदों के अंतिम भाग, मतलब जो है वेदों के जो अंतिम भाग है वे वेदांत है, जो संस्कृत के जो है दार्शनिक ग्रंथ का एक संग्रह है। उपनिषद का जो है जो शाब्दिक अर्थ है वो है गुरु के पास बैठना, और जो है ये गुरु जो है शिष्य संवाद पर आधारित है, जिसमें जो है आत्मा, ब्रह्म, कर्म, मोक्ष जैसे जो गूढ़ आध्यात्मिक जो विषय है इस पर चर्चा जो है की जाती है।
इन ग्रंथों में दार्शनिक चिंतन, आध्यात्मिक ज्ञान पर जो है बल दिया जाता है, जो बाद में भारतीय दर्शन की नींव ये जो है बनी। तो इसके बारे में समझ लीजिए, जैसे कि उपनिषद की जो है अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उपनिषद का जो है शब्द उप प्लस जो है उपसर्ग, जो कि सद धातु से जो है मिलकर बना हुआ, जिसका अर्थ होता है कि समीप बैठना, या जो है गुरु के पास जो है बैठकर गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना, सही से ज्ञान प्राप्त करना, उसी को हम जो है उपनिषद कहते हैं। विषय वस्तु की बात करें तो उपनिषद जो है ज्ञान प्राप्ति के साधन, जैसे कि आत्मा, स्व मतलब जो है ब्रह्म, परम सत्य, और कर्म मतलब कर्तव्य, मोक्ष मतलब मुक्ति, और संसार जो कि सांसारिक जो अस्तित्व है, जैसे विश्व पर केंद्रित था। रचना की हम बात करें तो ये जो है ग्रंथ लगभग 800 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच जो है लिखे गए। अब मुख्य रूप से गुरु शिष्यों के बीच जो संवाद के रूप में जो इसको प्रस्तुत किया गया है। फिर है प्रमुखता की बात करें तो उपनिषद में जो है 108 जो ग्रंथ है, जिनमें प्रमुख जो है 13 जो है ही जो है इसमें ग्रंथ है, जिसमें ईश, केन, कठ जो है, मंटुक, इतरे, छंदोग, बृहद, आरण्यक, कुछ जो इसमें प्रमुख जो है उपनिषद हैं। महत्व की बात करें तो उपनिषद में जो है अनुष्ठानों से जो है हटकर चिंतन पर जो है जोर दिया है, जो बाद में भारतीय दर्शन परंपराओं के लिए एक महत्वपूर्ण जो है आधार तैयार किया था। तो इस तरह से आपको लिखना है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं इसमें, जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, चीन की सभ्यता की आर्थिक जीवन, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अन्य जितनी भी सब्जेक्ट थी ऑलरेडी मैंने क्लास करा रखी है, आप जाकर सारी की सारी क्लासें ले सकते हैं। हर एक वीडियो, हर एक जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखी है। सभी की चैप्टर्स क्लासें अवेलेबल हैं और मॉडल पेपर भी मैंने सोल्व किए हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।